नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 के बारे में। किस सोर्स से हम चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की पुस्तक से, जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं पर्यावरण, जो स्पेशली डिज़ाइन ही करी गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। अब तक हमने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनकी चर्चा कर ली है अपनी इस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो से हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स रहने वाले हैं जिसे आपको लिंक करते हुए याद करने का या एग्जाम तक ध्यान रखने का प्रयास करना है। ठीक, इस टॉपिक के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर बात करनी होगी, एक बार उस पर हम अपनी नज़र डाल लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उपग्रह एवं उपग्रह के प्रकार। यदि आप अभी भी जानते हैं तो उपग्रह के प्रकार की चर्चा कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तब तो हमें विस्तार से अध्ययन करना ही है। भारत में उपग्रहों का इतिहास, प्रक्षेपण यान तकनीक, भारत के प्रमुख उपग्रह, वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धियां, जीपीएस और जीआईएस। यदि आपको अभी इनके फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। ठीक है, रक्षा तकनीक की बात की जाएगी, रक्षा प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी, फिर जो तथ्य अक्सर अनेक प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा होगी। फिर अंत में हमेशा की तरह जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, अभ्यास प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं उनसे हमें अपनी चर्चा को शुरू करना है। सबसे पहले बात की जाएगी CSIR की। आपको दोस्तों फुल फॉर्म भी ध्यान रखना होगा, इस बात को आप अपने दिमाग में घुसा लें। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? C फॉर काउंसिल, S फॉर साइंटिफिक, I फॉर इंडस्ट्रियल और R फॉर रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ध्यान रखें दोस्तों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत आवश्यक है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने अक्सर पाया है। जब भी अध्यक्ष की बात आती है, किसके अध्यक्ष की? CSIR के अध्यक्ष की। जब मैं CSIR बोलूं तो आप इसके फुल फॉर्म को रिकॉल करने का प्रयास करें यदि आपको याद नहीं है तो। दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी। इसको आपको ध्यान रखना है। अब मान लो आपके लिए क्वेश्चन आया कि CSIR के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? एक ऑप्शन आएगा पर्यावरण मंत्री, दूसरा ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन आएगा नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन आएगा यूपीएससी के चेयरमैन। तो आप इसमें से क्या आंसर लगाएंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे पता है यहां पर साफ लिखा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो आप पीएम टिक करेंगे। हो सकता है काफी लोग नरेंद्र मोदी टिक करें, तो आप हमें बताएं कि आप क्या टिक करेंगे इन दो विकल्पों में से, यदि 4 ऐसे विकल्प आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। ठीक, ध्यान रखें 1942 में स्थापना हुई थी, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और यदि कुछ लोग उन दो विकल्पों में से, एक था प्रधानमंत्री, एक था नरेंद्र मोदी जी, ठीक, इनमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री टिक करेंगे, हो सकता है कुछ लोग नरेंद्र मोदी टिक कर दें। तो जिन्होंने लगता है कि प्रधानमंत्री आंसर है तो वे ये जरूर बताएं कि नरेंद्र मोदी गलत आंसर क्यों है। और यदि जिसने लगाया नरेंद्र मोदी तो वो ये बताएं कि प्रधानमंत्री गलत आंसर क्यों है।
ये बात आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। ठीक, ध्यान रखें, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का अहम योगदान था। उद्देश्य क्या है? ऐसे विज्ञान का विकास करना जो जनता को अधिकतम सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके और विभिन्न वैज्ञानिकों को फेलोशिप एवं अनुदान देना। दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान करे किसको? जनता को। ऐसे विज्ञान का विकास करना किसका उद्देश्य है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का उद्देश्य है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इतनी बार मैं आपको रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं जिन्हें आपको अपने एग्जाम तक ध्यान रखना है। उम्मीद है ये 4-5 तथ्य CSIR के बारे में आपको ध्यान होंगे। एक न्यूज में से यहां पर तथ्य लिखा है, इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया। अब प्रश्न आएगा, विक्रम एस का संबंध निम्न में से किससे है? तो एक ऑप्शन रहेगा रॉकेट का, आप उसे टिक कर देंगे। ये भी आएगा, इस विक्रम रॉकेट को किसने बनाया? तो किसने बनाया? इसरो ने बनाया। इसरो का फुल फॉर्म बता दें, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी आप हमें साथ में कमेंट सेक्शन में बताते चलें। तो विक्रम एस क्या है? भारत का पहला निजी रॉकेट है जिसे इसरो ने बनाया है। इसे आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे ICAR की। दोस्तों, फिर फुल फॉर्म की बात आती है। फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मुख्यालय दोस्तों अधिकतम आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? कृषि, वानिकी, उद्यान एवं पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर जोर देना। अब आपको 3 बातों में अंतर बताना है। कृषि, वानिकी, उद्यान, इन तीनों में क्या अंतर है? उद्यान तो हम सभी जानते हैं, कृषि और वानिकी में क्या अंतर है? कमेंट सेक्शन में बताएं। ICAR मतलब द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1929 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। सन भी याद रखिए, यदि प्रश्न आया तो आसान सा एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा जो सबका सही होगा, और वो प्रश्न आपने गलत किया जो सबने सही किया तो दोस्तों आप अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, और ऐसी कुल्हाड़ी मारेंगे कि पैर कट ही जाएगा आपका एग्जाम में। इसलिए ध्यान रखें, बे प्रश्न गलत नहीं करने जो सभी सही करने वाले हैं। यदि आपने ये गलती करने से एग्जाम में बच गए तो आपके 90% चांस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। इवन मैं कहूं कि 100% चांस। जो प्रश्न अधिकतम विद्यार्थी सही करने वाले हैं उन प्रश्नों को आपको सही करना है, तो फिर कुछ आपका एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, उसके बेस पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि 90% विद्यार्थी क्या करते हैं? सिली मिस्टेक करते हैं। और सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है? आसान प्रश्नों को गलत करना। जिसने भी आसान प्रश्न गलत किए वहीं से वो प्रीलिम्स की रेस से बाहर होने लग जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर अब हमें बात करनी है किस चीज की? TIFR की। फुल फॉर्म जैसा कि मैंने पहले कहा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या होता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। स्थापना कब हुई? 1 जून 1945। आप बताएं 1945 में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं जिनकी स्थापना 1945 में हुई? किन्हीं 2 संगठनों के नाम बताएं। सिर्फ 2 के नाम ही मैंने आपसे पूछे। ठीक, स्थापना कब हुई TIFR की? 1945, 1 जून याद रहे तो ठीक है। कम से कम आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप ये सन जरूर याद रख लेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर या मुख्यालय है मुंबई में, इसे भी ध्यान रखें। इसकी स्थापना करी गई थी डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा। इनका नाम भी आप याद रखें। टाटा लगा हुआ है,
आप कंफ्यूज ना हो, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। और यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला नाभिकीय विज्ञान एवं गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। किसका केंद्र है? नाभिकीय विज्ञान एवं गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। क्या है? TIFR। ध्यान रखें, TIFR मुंबई में मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। इतनी बातों को आपको ध्यान रख लेना है इसके संबंध में। यदि वीडियो बढ़िया लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका होता। इस सीरीज के 70-80% आपकी ये सीरीज कवर हो गई होती, लेकिन आपके द्वारा उतना सपोर्ट नहीं किया जाता, तो उतनी एनर्जी एकत्रित नहीं कर पाते, उतना मनोबल ही नहीं बढ़ पाता कि लगातार इंसान बहुत लंबे समय तक काम कर पाए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो अपलोड करता हूं और उस वीडियो को एक दिन में 500 लोग भी नहीं देखते, तो थोड़ी सी हताशा निराशा होती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम छोड़ के हम आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपका भी एग्जाम आने वाला है, अभी आप यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो दोस्तों, जो मेरी पढ़ाई है उस पर अभी 0% ध्यान जा रहा है। थोड़ा बहुत ध्यान मैं यूट्यूब पर देता हूँ, थोड़ा बहुत क्या, यदि पढ़ाई के सेक्टर में बात करें तो जो काम यूट्यूब पर होता है वो ही होता है बस 100%, और बाकी पढ़ाई अभी हो नहीं रही है। इसके अलावा जॉब चलती रहती है, उसमें सारा समय जाता है, और यूट्यूब। उसके बावजूद काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि अभी 1-2 महीने जब तक एग्ज़ाम आने वाला है तब तक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, यूट्यूब को थोड़ा बहुत करते रहें लेकिन ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करें। लेकिन मैंने आपसे कहा था कंप्लीट करानी है यूनिट 7, इसलिए मैं इस पर अभी 100% ध्यान देता हूँ। जितना समय मिलता है, जब भी मेरा मन करता है तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लग जाता हूँ अपनी पढ़ाई करने की जगह। तो आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप सपोर्ट करें, नहीं तो उससे हताशा उत्पन्न होती है और उतनी एनर्जी के साथ इंसान काम नहीं कर पाता। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, उन लोग से मोटिवेट होकर या उन लोग के लिए फिर लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए जितने लोग सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी निरंतर आंसर भी देते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं, तो उन कमेंट्स के बेस पर एनर्जी एकत्रित करके आपको वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। बाकी लोग भी सपोर्ट करें, कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और लगातार मेहनत करते रहें। चलिए बात करते हैं अगले संस्थान की, जो कि है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, INCERT। फुल फॉर्म ध्यान रखें, NCERT मत कर देना दोस्तों, ठीक है, नहीं तो आपने आई गायब कर दिया और NCERT कर दिया। आई तो महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन, C फॉर कंप्यूटर, E फॉर इमरजेंसी, R फॉर रिस्पॉन्स, फिर T फॉर टीम। ठीक, हिंदी में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2004 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। ध्यान रखें दोस्तों, इसको हम सर्टेन भी कहते हैं, CERT, और लास्ट में आप IN लगा सकते हैं। सर्टेन आपको दिखा मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होना। मुझे एक बात याद आई तो मैंने आपसे कह दिया, सर्ट इन आपको अधिकतर लिखा मिलेगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कब स्थापना हुई? 2004 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अभी हमने एक संस्थान पढ़ा, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसका नाम बताएं, फुल फॉर्म बताएं, कब स्थापना हुई, ये भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अब भाई, सर्टेन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना। साइबर सुरक्षा आप ध्यान रख लें। और फिर बात करते हैं दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है सर्टेन को। किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया। बिल्कुल ध्यान रख लें इस बात को। फिर बात करनी है DRDO की। इसका फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते होंगे जो प्रीलिम्स की तैयारी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि इसके फुल फॉर्म को आप नहीं जानते तो फिर चिंताजनक स्थिति है। आपका यह कहना गलत है यदि आप DRDO के बारे में नहीं जानते और आपने काफ़ी समय से तैयारी करी हुई है या आपने तैयारी करी भी है, इस पर डाउट आएगा ना। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई बात नहीं, अब आप जान जाएं और लगातार तैयारी में जुटे रहें। हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में हुई थी। अभी तक हमने बात कर ली, एक संस्थान था जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, वो कौन सा है?
एक संस्थान है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वह कौन सा है? एक संस्थान है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, वह कौन सा है? और एक संस्थान है जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में, वह कौन सा संस्थान है? अब बात हो रही है डीआरडीओ की। 1958 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम, जिसको भी समझ में आया कमेंट सेक्शन में शुद्ध हिंदी में लिख दे कि क्या यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बारी आती है कि आखिर डीआरडीओ काम क्या करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च, डिजाइन और विकास के कार्यक्रम निर्मित कर उनका क्रियान्वयन करता है। कार्यक्रम भी डिसाइड करता है, उनका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन भी करता है, अनुसंधान भी करता है, ये सारी चीजें करता है। काम कौन? डीआरडीओ, स्थापना 1958 में। यदि आपको इसके पहले अध्यक्ष का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। मैं आपसे काफी सारी चीजें ऐसी पूछता रहूंगा जो इस पुस्तक के अलावा होंगी, ताकि आपको लगे कि यहाँ भी और भी बहुत कुछ पढ़ने को है, और जब आपको आसपास दूसरी चीजें दिखें तो आपका ध्यान उनकी ओर भी आकर्षित हो जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है। फिर बात करते हैं बार्क की। दोस्तों, आपको BARC की जगह हिंदी में भी ऐसा बार्क लिखा मिल सकता है। इसका मतलब आपको यही लगाना है, B फॉर भाभा, A फॉर एटॉमिक, R फॉर रिसर्च, C फॉर सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। एक चीज और थी जिसका मुख्यालय मुंबई में था, उसका शुरुआत T से थी, I से थी, बताएं क्या था, ठीक है। इसकी स्थापना 1954 में, याद रख लें सबसे पहले 3 जनवरी। याद हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। बस यदि 1956 आप भूल गए तो फिर अपने साथ गलत कर रहे हैं, खुद के साथ बहुत बड़ी गलती होगी यदि आप इस सन को भूल जाते हैं। बार्क की स्थापना कभी 1956 में हुई। TIFR का फुल फॉर्म बताएं दोस्तों, ठीक। वर्तमान निदेशक अजित कुमार मोहंती, पुराना नाम है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। यदि क्वेश्चन आया निम्न में से किस संस्थान का पुराना नाम एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट है, तब आप क्या करेंगे? तब आप कुछ नहीं करेंगे, आप बार्क पर टिक कर देंगे और 2 नंबर या एक प्रश्न सही कर लेंगे। वर्तमान नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर 1966 में रखा है। ये सन आपको याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहली प्रायोरिटी होगी 1954 को याद करने की। फिर आपको यदि लगता है तो 1966 ध्यान रखें, ठीक है, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है जब तक 1954 याद नहीं होता। मैं क्या कहता हूँ, बेप्रश्न गलत ना हो जो सब सही कर रहे हैं। आपने वही गलत कर दिए जो सबने सही किए, और जो सब गलत करेंगे उनकी संख्या 20 होगी, और सब सही करेंगे उनकी संख्या 60 से 80 के बीच में होगी। तो जो सब गलत करेंगे उनको सही करने के चक्कर में आपने 60 से 80 प्रश्नों को दाव पे लगा दिया, तो ये कहाँ की अकलमंदी वाली बात है। इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं IGCAR की, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक। इसकी स्थापना 1971 में, मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसका काम क्या है? फास्ट ब्रीडर या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व में पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन पर काम करता है। भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। क्या याद रखें? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। मुख्यालय आप याद रखें, कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है। फिर बात करते हैं RR कैट की, जिसका फुल फॉर्म है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, हिंदी में राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का, यह मध्य प्रदेश में स्थित संस्थान है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में, जहां पर आप अधिकतर लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं बैठकर, ठीक है। अधिकतम लोग का 100% लोग थोड़ी ना कर रहे होंगे, है ना, बाकी लोग अपने घर से कर रहे होंगे, ठीक। तो कहाँ स्थित है RR कैट? इंदौर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। काम क्या है? लेजर एवं कणों के त्वरकों के क्षेत्र में विकास करना।
ध्यान रखना दोस्तों, इसकी कार्य को भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान निदेशक डॉक्टर शंकर वी नाखे। दोस्तों वर्तमान जो निदेशक हैं आप उन्हें एक बार जरूर चेक करना, मैं तो आपको बता देता हूं, हो सकता है वो बदल गए हों, क्योंकि काफी समय से मैं इन चीजों से करंट से अपडेट नहीं हूं, तो हो सकता है कि चीजें चेंज हो गई हो, तो उसको आपको ध्यान रखना है। आगे चल के मैं एक वीडियो जो मुख्य पदाधिकारी वगैरह हैं जो परिवर्तित हुए हैं उन पर भी बना दूंगा, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल जो यहाँ पुस्तक में दिए हुए हैं उनको हम मान के चल रहे हैं। यदि कोई भी परिवर्तित हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सही बताएं, और मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो, या पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर ताकि आप खुद से भी उसका अध्ययन कर सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई है दोस्तों। यदि क्वेश्चन आया आर कैट का संबंध किससे है, तो आपको आंसर करना है परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक। इतना आप ध्यान रख लेंगे। स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में है। वर्तमान निदेशक आप चेक भी कर लें, और अभी याद रखें शंकर वी नाखे हैं, ठीक है। फिर गुरु जल बोर्ड कहां पर है दोस्तों? गुरु जल बोर्ड है मुंबई में। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक गुरु जल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो हमारा प्यारा भारत देश है। इसे भी याद रख लें। गुरु जल को दोस्तों हम कहते हैं भारी जल, ये भी याद रखना है। गुरु जल का दूसरा नाम है भारी जल, जिसे हम D2O भी कहते हैं। D2O का फुल फॉर्म या रासायनिक नाम आप हमें बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन ओपन है। शायद हमने रसायन विज्ञान वाले वीडियो में इस चीज की बात करी होगी। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन शब्द है भारी जल। D2O का रासायनिक नाम आप बताएं, ये रासायनिक सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। यदि हम बात करें अन्य भारी जल संयंत्र या गुरु जल संयंत्र की, तो हजीरा गुजरात में है, बड़ौदा गुजरात में है, मानपुर तेलंगाना में है, थार महाराष्ट्र में है, तलचर उड़ीसा में है, रावत भाटा राजस्थान में है। दोस्तों तलचर से धमरा ये एक वाटरवे है, जलमार्ग है, नेशनल स्तर का, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग है। कौन से नंबर का है, इसका नंबर बताएं। तलचर से धमरा, लखीमपुर से भागा, ये दो रूट मैंने बताए, किस क्रमांक के राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फिलहाल याद रखें महाराष्ट्र थाल, उड़ीसा तलचर, राजस्थान में है रावत भाटा, गुजरात में है हजीरा, बड़ौदा भी गुजरात में ही है, और तेलंगाना में है मानगुरु, ठीक। क्या? गुरु जल संयंत्र की बात की, ठीक है। अब ध्यान रखना है मुंबई में एक साथ कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी। टाटा TIFR की बात करी थी हमने, स्थापना कब हुई थी? 1900। आप बताएंगे, आप बता दीजिए, एक शब्द बस रह गया, एक अंक बस रह गया है। भाभा का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, ये भी मुंबई में है। गुरु जल बोर्ड भी मुंबई में है। तो इतनी चीजें आप एक साथ याद रखें। इसी प्रकार से यदि आपको चीजों में कंफ्यूजन होता है तो आप एक साथ लिख लेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, आगे चल के आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। जो चीजें एक साथ लिखी थी उनका संबंध मुंबई से या दिल्ली से या चेन्नई से या कानपुर से, जहां से भी होगा, आप एक साथ यदि उनको लिखकर याद करेंगे तो आपको याद करने में सुविधा होगी और लंबे समय तक आप उन चीजों को याद रख पाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL की। स्थापना हुई थी 1947 में। मुख्यालय है अहमदाबाद में। काम क्या है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास करना। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, इसकी बात करनी है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी की, NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। स्थापना 2008 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि यार हेडक्वार्टर कहां पर है, फिर आपको सन ध्यान रखना है, ठीक। काम क्या है? उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण एवं निगरानी करना। क्षेत्रीय कार्यालय भी है, कहां कहां पर है? देहरादून में है, मेघालय के शिलोंग में है, जोधपुर में है, खड़गपुर में है, नागपुर में है और बेंगलोर में है। इनको भी आप ध्यान रख लेंगे यदि हो सके तो। फिर बात करते हैं इसरो की।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक स्थापित किया या चंद्रमा पर भेजा। ठीक, सभी भारतवासियों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट, बहुत गर्व भरा क्षण था। आपको चंद्रयान 3 के बारे में यदि कुछ बेसिक जानकारी हो जो आपको लगता है कि परीक्षा के लिहाज से बहुत आवश्यक है, तो कमेंट सेक्शन में 4-5 पॉइंट में जरूर बताएं। दोस्तों याद रखें, इसरो की स्थापना, इसरो का तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलुरु, ध्यान रख लें बिल्कुल। संस्थापक विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ वर्तमान निदेशक हैं। उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करना। काम क्या है? उपग्रहों का निर्माण भी होता है, यहाँ प्रक्षेपण का काम भी करते हैं, सूचनाओं का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। वर्तमान में इसरो की 6 इकाइयां कार्यरत हैं। इन 6 इकाइयों के नाम और कहाँ स्थित हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 6 की 6 इकाइयां इस परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलोर में है। URO केंद्र भी कहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल में है और द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी में है। अब दोस्तों आपको बताना है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कहां से किया गया था। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। VSSC की स्थापना 1963 में तिरुवनंतपुरम में इसका स्थान है, जहां पर यह केंद्र स्थित है। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान संबंधी विकास परियोजनाओं को संचालित करता है। रॉकेट व प्रक्षेपण यान को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो बनाया गया था वर्ष 1963 में। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों भारत के अभी तक के सभी प्रक्षेपण यान जैसे कि SLV, फुल फॉर्म आपको बताने, SLV-3, ASLV, PSLV एवं GSLV VSSC के द्वारा विकसित किए गए हैं। ठीक, फिर बात करते हैं UR राव उपग्रह केंद्र की। 1972 में स्थापित है दोस्तों। बेंगलोर में मुख्यालय है। काम क्या करता है? उपग्रह की परियोजनाओं का डिजाइन व निर्माण संबंधी काम किए जाते हैं। प्रोफेसर व वैज्ञानिक UR राव के नाम पर नामकरण किया गया और URSC केंद्र उपग्रहों के परीक्षण व प्रबंधन का कार्य भी करता है। ठीक, यहां पर 3 चीजें एक साथ लिखी: अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र। इन सब की स्थापना भी कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अब बात करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की। दोस्तों परमाणु संयंत्र पढ़ा था हमने 1971 में, इंदिरा गांधी, वो भी 1971 में स्थापित हुआ था और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी 1971 में स्थापित हुआ। इसलिए इस प्रकार से आप भी जब भी पढ़ें और सेम चीजें मिलती हैं आपको, किसी भी प्रकार से रिलेशन बनता है तो उनको आप साथ में लिख लें ताकि बार बार रिवीजन भी हो, और साथ में लिखेंगे तो इंटरलिंकिंग बढ़िया तरीके से हो पाती है चीजों की। ठीक है, स्थापना हुई थी 1971 में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुराना नाम है SHAR, SHAR। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित SAR केंद्र इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट नहीं भी लिखेंगे ना, तो तट तो पूर्व में भी है, पश्चिम में क्या है आप ये बताएं। प्रक्षेपण यानों के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों पृथ्वी पर परीक्षण इसी केंद्र से किया जाता है। क्या क्या होता है? प्रक्षेपण यानों के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का परीक्षण इसी केंद्र से होता है। किस केंद्र से होता है? सतीश धवन से होता है। इसको आप ध्यान रखें, मैंने सही से इस लाइन को नहीं पढ़ा था। फिर बारी आती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की। कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में है। 1972 में स्थापित। देखो 3 चीजें पढ़ी थी हमने, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग। सबके लिए 1972 आप याद कर लें। साथ ही साथ UR राव केंद्र भी 1972। काम क्या है भाई इसका? किसका? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का। काम है दूर संचार एवं टेलीविजन में उपग्रह उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण व दूर संवेदी मौसम संबंधी काम करना। इसको सुदूर कर लीजिए आप।
सुदूर संवेदी मौसम संबंधी काम करना अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का काम है। अब आप बताएं हमारे लिए कि आखिर सुदूर संवेदन क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग कहलाता क्या है दोस्तों? आप इसको हमें बता सकें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताएं। मेरा काम है प्रश्न पूछना, आपका काम है जवाब देना। मैं अपना काम कर रहा हूं, तो यदि आपको अपना काम करना है या आप चाहते हो कि आप भी अपना काम बढ़िया तरीके से करो, तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। सारे आंसर आप करेंगे तो काफी समय जाएगा, एक दो क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। देख लें कि भाई जिसके कमेंट आ गए दूसरा क्वेश्चन का आंसर कर लें, है ना। इसलिए मैं काफी सारे प्रश्न पूछता हूँ, ताकि कोई भी विद्यार्थी यदि कमेंट ही पढ़ लेगा ना तो भी उसका भला हो जाएगा। वो आप लोगों की मेहरबानी होगी इस पर, और क्योंकि मैं तो प्रश्न बस पूछ रहा हूँ, आंसर तो आपको ही देना है ना। तो आपके कमेंट के माध्यम से भी बाकी लोगों को बेनिफिट होगा जो उनको पढ़ेंगे, और किसी को लगेगा भी कि यार भाई लोग कितना पढ़ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी मोटिवेट होगा, पढ़ाई के प्रति चिंतित होगा, उसको प्रेशर आएगा और मेहनत करेगा। तो आप दूसरों की भलाई भी कर लेंगे, विद्यार्थियों का हित भी कर लेंगे जो कमेंट सेक्शन को पढ़ने के लिए आएंगे। फिर बात करते हैं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MFC मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र। दो जगह पर है दोस्तों, भोपाल और हसन। हसन कर्नाटक में, भोपाल तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में। काफी सारे लोग वहां से भी तैयारी कर रहे होंगे। जो भोपाल से तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मैं भोपाल से कर रहा हूँ। घर से करने वाले भी बताएं कमेंट सेक्शन में, घर से कर रहे हैं ना। सबके अपने अपने प्लस माइनस है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी या मुख्य नियंत्रण सुविधा स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। भोपाल हसन में इसका स्थान है। दो जगह स्थान है दोस्तों, है ना, ध्यान रखें। काम क्या है? प्रक्षेपित उपग्रहों को नियंत्रित करना। जो उपग्रह प्रक्षेपित हो गए, अब नियंत्रण कहाँ होगा? कंट्रोल। देखो ये लिखा हुआ है, यही होगा। मतलब भोपाल और हसन कर्नाटक में होगा, जहां मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र को स्थापित किया गया है। ठीक। इसके अलावा कुछ और संस्थान लिखे हुए हैं। द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC, यह शाखा तिरुवनंतपुरम केरल, बेंगलुरु व महेंद्रगिरी तमिलनाडु में कार्यरत है। यह शाखा, वो रिपीट लाइन लिख दी है दोस्तों इन्होंने। काम क्या है? प्रक्षेपण यान व उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन का विकास करना। यहां पर दोस्तों हुआ क्या है, यहां पर एक नया संस्थान आ गया जिसकी चर्चा इन्होंने अलग से नहीं की, उसी फ्लो में इन्होंने इसको लिख दिया। तो हमने चर्चा कर ली थी मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र की, स्थापित 2005 में भोपाल एवं हासन कर्नाटक में। फिर बात करनी है द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र की। यह कहां पर? तिरुवनंतपुरम केरल में है, एवं और भी जगह पर देखें तो बेंगलुरु महेंद्रगिरी में स्थित है। ठीक है। काम क्या है इसका? प्रक्षेपण यान व उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन का विकास करना। किसका? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। इसको ध्यान रखें, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने ही है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा कर ली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उपग्रहों की। तब तक के लिए आपको करना क्या है? हमारे साथ बने रहना है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।